नमस्कार, निजी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से इस बड़ी खबर के साथ। आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से हम आपको बता रहे हैं, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का संदिग्ध हालातों में मृत्यु हो गई। वहीं इस पूरे मामले को आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। बांगरी बड़ी मठ से मिली है डेड बॉडी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालातों में सोमवार शाम को मृत्यु हुई है और प्रयागराज स्थित बांगबड़ी मंठ में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिला शव। इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल मृत्यु के कारणों पर अब तक कुछ साफ नहीं हो सका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास? जी, आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी एक बड़े दबदबे वाले संत माने जाते थे। अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक हर कोई उनका बड़ा करीबी था, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो। और उनकी अपने शिष्य आनंद गिरी से पिछले काफी दिनों से अनबन चल रही थी। कल पुलिस ने आनंद गिरी को हरिद्वार से हिरासत में भी लिया है और उनकी टीम भी लगाई गई है। अगर सूत्रों की माने तो कोई कह रहा है कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो कोई कहता है कि पॉइजन ले लिया। लेकिन हमने भी करीब से जाना है, कई बार मैं व्यक्तिगत मिला हूँ आनंद गिरी से और उनके नरेंद्र गिरी से मैं व्यक्तिगत भी मिला हूँ प्रयागराज में। तो नरेंद्र गिरी एक धर्म के संस्थापक थे और हर कोई ये विश्वास मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम लगाई गई है, जांच चल रही है। मौके पर प्रशासनिक बहुत बड़ा वहां पे हुजूम उमड़ पड़ा है प्रशासनिक अधिकारियों का, और जनता दूर दूर से, क्योंकि उनके पूरे प्रदेश भर में भक्त थे, उनके शिष्य थे, अनुयायी थे। तो लंबे अंतराल के बाद लोग अचानक से प्रयागराज में लाखों की संख्या में इस समय इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि दरवाजा तोड़कर उनके अनुयायियों ने फंदे से उनको उतारा है, क्योंकि फंदे पर उनका शव लटका हुआ था। देखिए, अब ये तो फॉरेंसिक जांच का विषय होगा कि किस तरह से इनकी मौत हुई, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो कई बार देखा जाता है कि हत्याओं को भी आत्महत्या का रूप देने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। तो क्या विषय है, क्या कुछ हुआ है, या तो फिर फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आपसे अभिषेक ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी बड़े बड़े मिनिस्टर वहां पर पहुंच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ले, चाहे आनंदीबेन पटेल की बात कर ले, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही समय बाद वहां पहुंचने वाले हैं। तो क्या कुछ लग रहा है इस बार? देखिए, आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल भी जाएंगे, केशव मौर्य भी जाएंगे। अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय के सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव भी जा रहे हैं वहां पर। तो चाहे सत्ता पक्ष का रहा हो, चाहे विपक्ष का रहा हो, नरेंद्र गिरी एक ऐसे संत थे जिनका सबसे मधुर व्यवहार था। हर कोई उनको सम्मान करता था और राजनीति से बहुत दूर रहते थे, लेकिन राजनीति में एक बड़े पकड़ वाले नेता माने जाते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि फिलहाल मृत्यु के कारणों का अब तक कुछ साफ नहीं हो सका है। अधिकारी आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में योगी सरकार के गन्ना मंत्री व आयुष मंत्री जमकर विरोधियों पर बरसे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी सोच व अन्य पार्टियों पर हमला बोलते हुए तालिबानियों का समर्थन करने पर जमकर निशाना साधा है। आगामी विधानसभा को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी मैदान तैयार करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा दोबारा से वापसी करे। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते जनपद शामली के थाना भवन वंदना गार्डन में एक प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में आसपास के प्रबुद्ध लोग शामिल होने पहुंचे थे। तो इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी सभी 403 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्री पहुंच रहे हैं और जनता के बीच अपने 4.5 साल के किए गए कामकाज को रख रहे हैं और सीधा जनता से मुखातिब भी हो रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रबुद्ध सम्मेलन था और प्रबुद्ध सम्मेलन भी इसलिए था कि आज प्रबुद्ध वर्ग ही, जो शिक्षित वर्ग है, वो समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करता है। जो राष्ट्रवादी सोच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसके सरकारें पूरे तरीके से राष्ट्रवादी सोच को
सकारात्मक रूप देने का धरातल पर कार्य कर रही है, उस सोच को और आगे बढ़ाने के लिए आज प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया गया था और उनसे अनुरोध किया गया है कि आप समाज को आगे ले जा करके इस राष्ट्रवादी सोच को और मजबूती देने का काम करें। यही आज का पर्पज है। हाँ, मैं स्वागत करता हूं कि भाई अनूप सैनी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में अपना जो है पदार्पण किया है। ये माननीय मंत्री जी आदरणीय सुरेश राणा जी, गन्ना मंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, जो विरोधी भी आज अपने पक्ष में आकर के माननीय मंत्री जी का, माननीय योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए आए हैं। मैं आपके माध्यम से भाई अनूप सैनी जी का हृदय से स्वागत करता हूं और इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रवण सैनी जुड़ गए हैं शामली से। श्रवण, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर जो एक कल प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था शामली जनपद में भी? जी देखिए, जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, उसी को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार अलग अलग तरह के सम्मेलन कर चुनावी तैयारी में जुटी है। इसी तैयारी के चलते शामली के ही कस्बा थाना भवन में एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर धन सिंह सैनी और गन्ना मंत्री सिसोदिया पहुंचे थे। वहां उन्होंने जहां विरोधियों को जमकर उस पर बरसते हुए कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक राष्ट्रवादी सोच रखती है और अन्य जो लोग हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे तालिबानी लोगों का समर्थन करते हैं। तो लोगों को समझना होगा कि उन्हें राष्ट्रवादी सोच के साथ चलना है या तालिबानी समर्थन करने वाले लोगों के साथ चलना है। इस तरह के बयानबाजी वहां जमकर की गई। तो साथ ही उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं चल रही है उनका गुणगान किया गया। श्रवण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह का राष्ट्रवादी सोच को लेकर के हर बार भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव लड़ती आई है, क्या इस बार भी राष्ट्रवादी और धर्मवादी मुद्दा होगा 2022 में? जी, जिस तरह से जगह जगह जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें जो देखने को मिल रहा है वो सीधा एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और बाकी जो अन्य लोग हैं, जो विरोधी दल है, वो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रवादी सोच से अलग हैं। वो जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या तालिबानी का उसको बढ़ावा देते हैं। अफगान में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, तालिबानियों ने किया, उसकी दहशतगर्दी का जो भाषण लगातार दिए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं संदेश देता दिखाई दे रहे हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ेगी। चलिए श्रवण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है और फिर से राष्ट्रवाद को आगे लेकर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अभी से उनकी सभी सभाओं में चाहे कोई भी प्रबुद्ध सम्मेलन हो, राष्ट्रवाद एक मुद्दा बनता जा रहा है और 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा दोबारा से वापसी के सपने भी सजो रही है और इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे थे। और अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में यंग आर्मी और राजनीतिक संगठन का विस्तार किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर पटेल की अगुवाई में क्रांतिकारी संघर्ष करने वाले भंवर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, वहीं आजमगढ़ के नवरत्न वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जितेंद्र पटेल ने कहा है कि तमाम राजनीतिक दल युवाओं का शोषण कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक दल युवाओं की भागीदारी की बात करेगा और उन्हें 65% भागीदारी देगा, हम लोग उसी के साथ हैं। अन्यथा हमें खुद भी राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। विस्तार में जगह मिली है और किन किन पदों पर संगठन का विस्तार हुआ है? देखिए, आज हम यंग आर्मी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली के क्रांतिकारी साथी कुंवर भंवर सिंह जी को बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनको मनोनयन हुआ है और हमारे आजमगढ़ की धरती से क्रांतिकारी साथी जो लखनऊ में भी क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और अगली बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां डीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और डीएम व एसपी ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। ड्रोन से भी यहां पर निगरानी की जा रही है। करीब 2000 पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है और मौके पर जाकर डीएम व एसपी ने
स्थल का जायजा भी लिया। वह ड्रोन से भी इसकी निगरानी की जा रही है। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी? बिल्कुल, ममता सरकार का एक बहुत बड़ा कदम जिला बिजनौर के लिए, यहाँ पर एक जो है मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनना है और उसी का शिलान्यास करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक बिजनौर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का पिछड़ा हुआ था, लेकिन जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सरकार बना रही है, उससे अब जो है स्वास्थ्य सेवा यहाँ की बहुत अच्छी हो जाएंगी। दोपहर 2:25 के वक्त का यहाँ पहुंचने का प्रोग्राम है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि जैसा कि एक वीरेंद्र गिरी है, उनकी हत्या हो गई है, उसी को लेकर अभी प्रोग्राम थोड़ा डिले कर दिया गया है और बिजनौर में ये पहुंचकर आज एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद अधिकारी की मीटिंग होगी और उसके बाद 3:25 पर ये यहाँ से चले जाएंगे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे महेंद्र, क्योंकि महेंद्र नरेंद्र गिरी की आज देहांत हुआ है और उनका कहीं ना कहीं सुसाइड को लेकर के बताया जा रहा है, तो क्या सीएम योगी का ये जो दौरा है आज कुछ देर से हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय सीएम योगी जो है सुबह ही वहाँ प्रयागराज पहुँच गए हैं और जिस तरह प्रोग्राम था सुबह, उनको यहाँ मुरादाबाद में जो है एक ठाकुर द्वारा जगह पड़ती है प्रवेश विधायक, उनके यहाँ पर आना था और यहीं पर उनको भोजन करना था, लेकिन जैसे घटना घटी है उससे सारा प्रोग्राम जो है डिले हो गया है। मुख्यमंत्री सीधे यहाँ मुरादाबाद में आकर पहले प्रयागराज पहुंचे, मुरादाबाद के बाद जो उनका प्रोग्राम बिजनौर में होना है। बिजनौर में यहाँ पर शिलान्यास करने के बाद वो जो संभल के लिए यहाँ से उड़ान भरेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं, क्योंकि आज उनका मुरादाबाद, बिजनौर और संभल का दौरा था, लेकिन इसी बीच एक आकस्मिक घटना होने के कारण वो प्रयागराज गए हैं, जिसके कारण उनका दौरा थोड़ा देरी से होगा। लेकिन आज सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है और डीएम व एसपी ने भी जाकर वहां पर निरीक्षण किया है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, जिसको लेकर के करीब 2000 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। उधर मेरठ में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। रोहटा रोड पर तेज रफ्तार आ रही एक रोडवेज बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिन युवकों को मेरठ के रीता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका नाम गुड्डू सन ऑफ राजेंद्र निवासी चंदोड़ी का बताया जा रहा है। वही अरुण सन ऑफ इंद्रपाल यानी कि निवासी आट्टा बताया जा रहा है। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसकी गंभीर हालत बताई जा रही है। परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रोड पर बस को हटवाने में लगी पुलिस, जिसकी वजह से रोड में घंटों तक जाम लग रहा। तो ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार। कैसे हुआ? हम तो भैया अंदर से जब धमाका था हम बाहर आए तो वो बस के पिछले पे। अच्छा, किस चीज़ पे थे वो? भैया किस चीज़ पे थे वो? बाइक पे। अच्छा, कितने लोग थे? अच्छा, तो जान का खतरा है कुछ? दोनों को कुछ जान का खतरा है? ये नहीं पता नहीं, हम तो एक बार देख के फिर अपने आगे तो अच्छा, नहीं पहिया ऊपर से चढ़ा हुआ था या नहीं, या वैसे ही थे? नहीं, पहिया का तो मुझे पता नहीं, हमें पिछले पहिया के पास दिखते। अच्छा, एक पता कुछ कहाँ के थे? चिनौड़ी के बता रहे। चिनौड़ी बता रहे। और आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। मथुरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सीएलपी नेता प्रदीप माथुर का योगी सरकार पर तंज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पूर्व सीएलपी नेता प्रदीप माथुर ने योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि योगी सरकार में औरतों की इज्जत नीलाम होती है। वहीं उन्होंने कहा है कि इज्जत नीलाम करने वाले नेताओं को क्लीन चिट भी मिल जाती है और सड़कों के गड्ढा मुक्त कराने के नाम पर इस सरकार में महज भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले 4.5 साल के कामों को लेकर उन्होंने कहा है कि पिछले 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि सभी कामों में योगी सरकार फेल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां सीएलपी लीडर ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएलपी लीडर नेता प्रदीप माथुर ने तंज कसते हुए कहा है कि इस सरकार में औरतों की इज्जत नीलाम हुई है और इज्जत नीलाम करने वालों को क्लीन चिट भी दे दी जाती है। वहीं सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और 4.5 साल में सरकार अपने कामों में फेल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से लगातार बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएलपी नेता प्रदीप माथुर का योगी सरकार पर एक बड़ा तंज कसा गया है, जहां उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में औरतों की इज्जत नीलाम होती है।
उत्तर प्रदेश सरकार या योगी सरकार को मैं नॉन गवर्निंग गवर्नमेंट कहूँगा, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, सिवाय जुमलेबाजी और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी है। एक किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला और रोजगार देने की बात करते हैं। ये दूर क्यों जाते हैं? मथुरा में ऊर्जा मंत्री बताएं या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं या इनके सरकारी आंकड़े बताएं कि कितने लोगों को रोजगार इन्होंने मथुरा में दिया। आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, कहाँ सब बाजीगरी है, सब झूठ है और सारी फैक्ट्रियां बंद। मंत्री की तो शक्ल भी यहाँ की जनता नहीं पहचानती। इतना घमंड, इतनी एरोगेंस ऐसे मंत्री में होना ही एक कुठाराघात है जनता के लिए। जहाँ तक सड़कों का प्रश्न है, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात ही करते हैं। गड्ढा मुक्त ही करते रहे और उसी में भ्रष्टाचार करते रहे। कुछ स्टेट में, पूरे राज्य में बताएं कितनी नई सड़कें बनाई। खाली आंकड़ों में है। मुझे तो कोई नई सड़क सरकार में बननी नज़र आई नहीं। आप किसी भी शहर में जाइए, हिचकोले करते हुए आप नज़र आएंगे और आपका जो व्हील बैलेंसिंग आपको करानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त आप और प्रगति के आयामों को देखिए। आप फ्लाईओवर। उधर बीजेपी नेता जफर इस्लाम सैयद ने कहा कि यूपी चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देने के सवाल पर चर्चा होगी। इस बार जो जीतने वाले मुस्लिम प्रत्याशी होंगे उन्हें जरूर भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दिया जाएगा। जफर इस्लाम ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में भाजपा प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम का कहना है कि अगर मुस्लिमों को वोट बांटता है तो इसमें लोकतंत्र की शान और बान दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोलकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर वो भाजपा की बी टीम होते तो मैं यहाँ उनकी बुराई नहीं करता। मैंने कई बार उनको राष्ट्रीय चैनलों पर एक्सपोज किया है। मुस्लिम समाज अब सच्चाई समझ चुका है। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अभिषेक शर्मा फोन लाइन पर लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर के, जो कि इस बार एक बड़ी पहल रखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि नेता जफर इस्लाम ने कहा है कि इस बार मुस्लिमों को भी टिकट दिया जाएगा और इस पर चर्चा भी होगी। 2019 के चुनाव और 2017 के चुनाव में कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की थी। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से 3 तलाक का मुद्दा हुआ, तमाम मुद्दे हुए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिमों ने बीजेपी को थोड़े बहुत प्रतिशत में वोटिंग की हो, लेकिन की जरूर। और वही बीजेपी आज अब मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए बेताब दिख रही। अल्पसंख्यक मोर्चे बनाए गए, जफर इस्लाम को जिम्मेदारी दी गई, उसके साथ साथ अली अब्बास जैसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। मकसद बीजेपी का है कि जो सबका साथ सबका विकास नारा है, उसी के माध्यम से मुस्लिमों को भी जोड़ा जाए और बीजेपी जो उसके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं उससे अब किनारा करना चाहती है और बीजेपी एक सेकुलर पार्टी बनने की राह देख रही है। आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे, जब बीजेपी सेकुलर पार्टी बनने की राह देख रही है तो जो विपक्षी दल है उनके इस समय क्या हाल होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम, क्योंकि आज तक अगर मैं सपा की बात करूं तो सपा MY पर फॉर्मूले पर काम करता था, मुस्लिम और यादव को साथ लेकर चलता था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। ना MY का दौर रहा ना Y का दौर रहा। मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा है, मुस्लिम समाज जागरूक है और मुसलमान का आज बच्चा समझने लगा है, मुसलमान का बेटा समझने लगा है कि हमारे वोट को राजनीतिक दल केवल वोट लेते हैं हमारा, और जब हमें सुविधाएं देने की बात होती है तो मुसलमानों की स्थिति देश में 70 कमेटी के रिपोर्ट की माने तो दलितों से भी बदतर थी। लेकिन अब वही स्थिति बदल रही है। अब मुस्लिम समाज भी पढ़ा लिखा है, जागरूक है और वह चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस, बसपा, जो उसके मुद्दों की बात करेगा, जो उसको लाभ देगा, जो उनके जीवन शैली में बदलाव करेगा, मुसलमान उसी को वोट देगा। मुसलमान किसी की वोट की जागीर नहीं। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो पसमानदा मुसलमान है उनकी हालात बद से बदतर बताई गई थी उसमें, तो कहीं ना कहीं क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर 5% भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी में और इजाफा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोट बैंक भी उसके साथ जुड़ता है तो भाजपा को और मजबूती मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने यूपी चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देने के सवाल पर चर्चा करने की बात कही है। जो जीतने वाले मुस्लिम प्रत्याशी है उन्हें जरूर टिकट दिया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए NGT के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।